Hi students, welcome to Creator Classes YouTube channel. Today's topic is leave encashment. इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर का रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आने वाला लीव इनकैशमेंट को आज हम डिटेल में देखने वाला है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको इनकम फ्रॉम सैलरी का फॉर्मेट का वीडियो देखना जरूरी है। पहला उस वीडियो को देखो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, बाद में इस वीडियो पे आ जाओ। इसके अलावा अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स के ऊपर दैट इज ग्रेजुएटी पेंशन, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा। उसके अलावा मैं इनकम फ्रॉम सैलरी का प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्यूशन का भी वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा। ये सब देख के आप इस चैप्टर को क्लियर कर लो। लेट्स स्टार्ट विद टुडे टॉपिक लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट का दूसरा नाम है लीव सैलरी। लीव सैलरी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को एक साल के लिए पर्टिकुलर लीव अलॉट करती है। उस लीव के ऊपर उनको पेमेंट नहीं करता है, वो बिंदास क्या कर सकता है, वो छुट्टी पूरा साल में वो ले सकता है। वो डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन कितना दिन देता है। कोई कंपनी 20 दिन देता है, कोई कंपनी 30 डेज 40 डेज, वो कितना भी देती है। सपोज उस एम्प्लॉय ने उस छुट्टी को पूरा यूज नहीं किया, मतलब उस लीव को लिया नहीं है और बचा के रखा था, तो उस रिमेनिंग लीव्स के ऊपर उस एम्प्लॉय को क्या दिया जाएगा, पेमेंट दिया जाएगा। उस पेमेंट को क्या बोला जाता है, लीव सैलरी। उसमें दो टाइप होता है, या तो उस एम्प्लॉय उसी साल के एंड में या अगले साल के स्टार्टिंग में उसको रिसीव कर सकता है, या तो जमा करते हुए हर साल का जब उसका रिटायरमेंट होगा तभी अक्यूमुलेटेड लमसम में लेके जा सकता है। अभी एग्जांपल बताता हूं। एक कंपनी ने समझो 40 डेज का लीव अलॉट किया था। कितना अलॉट किया था, 40 डेज का लीव अलॉट किया था, जिसमें उस एम्प्लॉय ने सिर्फ 5 डेज का लीव टेकन, मतलब उसने 5 दिन ही सिर्फ छुट्टी लिया है वो साल में। तो रिमाइनिंग 35 डेज ये रिमाइनिंग लीव्स है, ये यूज्ड लीव्स है 5 दिन, तो सिर्फ रिमाइनिंग कितना है, ये 35 डेज के ऊपर उस कंपनी उस एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड करेगा, एक सैलरी पेमेंट प्रोवाइड करेगा। दैट पेमेंट इज नोन एज लीव इनकैशमेंट और लीव सैलरी। अभी इसके ऊपर क्या टैक्सेबिलिटी रहेगा, क्या एग्जाम्पशन रहेगा, वो अभी हम देखने वाले डिटेल में। थोड़ा ध्यान से देखो। सपोज उस एम्प्लॉय ने उसी साल ड्यूरिंग सर्विस के टाइम पे ही रिसीव कर रहा है, तो उसके लिए वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। रिसीव्ड ड्यूरिंग सर्विस, ड्यूरिंग सर्विस मतलब वो एम्प्लॉय जॉब में जब जॉब करते हैं उसी टाइम पे क्या कर दिया, उसी साल में उसको इनकैश कर लिया, उसको पैसा ले चुका रहेगा, तो उसके उसी साल में फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलने वाला है, ये 100% फुल्ली टैक्सेबल, ये फुल्ली टैक्सेबल है। सपोज वो एम्प्लॉई रिटायरमेंट के टाइम पे या रेजिग्नेशन के टाइम पे, जब जॉब छोड़ के जाने के टाइम पे रिसीव करेगा, उसके ऊपर उसको एग्जम्पशन दिया जाता है। उसका अभी देखते हैं हम लोग। रिसीव्ड ड्यूरिंग रिटायरमेंट, ड्यूरिंग रिटायरमेंट के टाइम पे रिसीव करेगा, तभी गवर्नमेंट ये देखती है वो कौन सा एम्प्लॉई है। ड्यूरिंग सर्विस के टाइम पे कोई भी, हर एम्प्लॉय के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने दो या प्राइवेट एम्प्लॉय होने दो, सबके लिए फुल्ली टैक्सेबल है। बट रिटायरमेंट के टाइम पे रिसीव किया तो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय रहेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जम्प्ट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जम्प्ट है, पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। उसके ऊपर 1 रुपया का भी टैक्स नहीं लगने वाला है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का रिटायरमेंट के टाइम पे लीव इनकैशमेंट और लीव सैलरी को रिसीव करेंगे, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है। बट यही प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए रिसीव करेगा, दैट इज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कौन है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक बड़ा सा रूल्स दिया हुआ है। उस रूल्स को 1 बाय 1 देखते हैं। गवर्नमेंट ने ये बोला मैक्सिमम 3 लाख तक
एग्जम्प्ट होगा, मतलब इसके ऊपर किसी को एग्जम्पशन मिलने वाला नहीं है। मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 3 लाख की तक की एग्जम्प्ट होगा प्राइवेट एम्प्लॉय को। ये भी याद रखो, सपोज एम्प्लॉई 2 कंपनी में काम करता है और दोनों कंपनी में उसी साल में रिटायर्ड हुआ या 2 के ऊपर भी काम करके उस साल में रिटायर्ड हुआ, ये सबका लीव सैलरी को मैक्सिमम भी कितना मिलेगा, ये 3 लाख ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? 2 और मोर एम्प्लॉयर से मिलेगा तो भी मैक्सिमम एग्जम्पशन 3 लाख ही है। फिर एक्चुअली रिसीव्ड, जो उसने रिसीव किया वो एक्चुअल रिसीव अमाउंट। देन थर्ड पार्ट जो है वो 10 इंटू 10 मंथ का एवरेज सैलरी, 10 मंथ का एवरेज सैलरी, मतलब 10 इंटू 10 मंथ्स का एवरेज सैलरी। ये एवरेज सैलरी क्या होता है, ये थोड़ा ध्यान से सुनो। जब एक एम्प्लॉई इंक्रीमेंट नहीं आया तो लास्ट टाइम पे जो पेमेंट रिसीव किया वही अमाउंट 10 मंथ्स का एवरेज सैलरी होगा। जब उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा तो आपको जब से इंक्रीमेंट हुआ उस महीने को तो पहले के महीने से टोटल 10 महीने को ऐड करके डिवाइडेड बाई 10 करके एवरेज निकालना पड़ता है। बट सब में कोई भी इंक्रीमेंट का इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये अज्यूम कर लेने के जो पेमेंट लास्ट रिसीव किया वही उसका लास्ट 10 महीने का एवरेज सैलरी है। अभी ये एवरेज मंथली एवरेज सैलरी में क्या क्या आता है वो थोड़ा ध्यान में रखना। इसमें एक्चुअल में बेसिक सैलरी आता है, फिर डियरनेस आता है, डियरनेस अलाउंस, वो भी क्वेश्चन में मेंशन करते हैं कि ओनली 50% पार्ट्स या डियरनेस अलाउंस इज नॉट पार्ट फॉर्मिंग या पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स करके आया तो नहीं लेना है। कभी कभी परसेंटेज के ऊपर आता है, सम में कुछ नहीं बोला तो पूरा का पूरा डीएनएस लेना है। कभी कभी मेंशन करेंगे 50% फॉर्मिंग है तो 50% लेना है। जब नहीं लेना है, नॉट फॉर्मिंग बोल दिया तो लेना ही नहीं है। और लास्ट में कमीशन लेना है। ठीक है, 3 चीज लेना है, बेसिक प्लस डीएनएस प्लस कमीशन। बट डीएनएस के ऊपर याद रखो जो फॉर्मिंग रहेगा वही लेना है। ठीक है, जो फॉर्मिंग रहेगा वही लेना है। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो पूरा का पूरा डीएनएस अलाउंस लेना है। नेक्स्ट फोर्थ वन देखो, ईयर्स ऑफ सर्विस। ईयर्स ऑफ सर्विस, वो जितना साल उस कंपनी में सर्विस दिया है, काम किया है, ऑलवेज ये कंप्लीटेड ईयर्स आएगा। एग्जांपल समझो, उस एम्प्लॉय ने 25 ईयर्स 6 मंथ्स काम किया है, 11 मंथ्स काम किया है, तो कभी भी इस मंथ्स को कंसिडर नहीं करना है, ओनली द कंप्लीटेड ईयर्स को कंसिडर करना है। इनटू ईयर्स ऑफ सर्विस इनटू 30 डेज, मतलब आप कितना भी छुट्टी बचा लो, मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से 35 डेज बचा लो पूरा साल में या 40 डेज बचा लो, मैक्सिमम गवर्नमेंट जो है वो 30 डेज को ही कंसिडर करता है। मैक्सिमम 30 डेज को ही कंसिडर करेगा, 30 डेज इनटू एवरेज सैलरी। अगेन इधर 10 मंथ्स का एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30। एग्जाम्पल क्यों बताइए, डिवाइडेड बाय 30 क्यों? क्योंकि डे वाइज पगार रहेगा, डे वाइज सैलरी रहेगा, इसलिए हम डिवाइड बाय 30 डेज करते हैं। मंथली में 30 डेज रहता है। सपोज समझो उस एम्प्लॉय ने एवरी ईयर सिर्फ 20 डेज से छुट्टी बचाया है, तो इधर कितना आएगा? 20 आएगा। तो मैक्सिमम अपना कितना है? मैक्सिमम अपना 30 डेज है। समझा? सपोज क्वेश्चन में 20 है तो 20 आएगा, 15 रहेगा तो 15 आएगा, 25 रहेगा तो 25 आएगा, 30 के ऊपर रहेगा तो भी कितना आएगा? 30 आएगा, 40 रहेगा तो भी 30 आएगा। मैक्सिमम 30 है, कभी कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो ये जो 4 कैलकुलेशंस है, मैक्सिमम 3 लाख, एक्चुअली रिसीव्ड 10 इंटू 10 मंथ्स का एवरेज सैलरी, ईयर्स ऑफ सर्विस इंटू 30 डेज इंटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाई 30। ये चारों में ये 4 में जो लीस्ट रहेगा, लीस्ट समझते हो ना, जो स्मॉल रहेगा वो क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये चारों में आपको छोटा अमाउंट देखना है, उस छोटा अमाउंट को आपको क्या करना है? एग्जाम्प्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं कर रहा हूं, सपोज समझो इस सब में मैं एक्चुअली कितना रिसीव किया, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, मैंने रिसीव किया कुछ 2,50,000 को। ठीक है, अभी ये जो 10 इंटू 10 मंथ सैलरी है, एग्जाम्पल बोल रहा हूं,
बेसिक प्लस डीएनएस प्लस कमीशन मिलके कितना आया इनटू 10 मंथ्स का समझो 10,000 तो कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीस। फिर ईयर्स ऑफ सर्विस समझो मेरा 20 ईयर्स है कंप्यूटर ईयर्स इनटू 30 इनटू एवरेज सैलरी मैंने इधर एग्जाम्पल कितना दिया है 10,000 ना 10,000 डिवाइडेड बाई 30 इसका कैल्सियम में कैलकुलेट करो 20 इंटू 30 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 30 आंसर आएगा 2 लाख। जो भी आंसर आया उसको लिखो कितना आया 2 लाख। ठीक है तो देखो सबसे छोटा वाला कौन सा है 3 लाख 2 लाख 50 देन 1 लाख देन 2 लाख। ये सबसे छोटा कौन सा है अच्छे से ध्यान दे दो ये 1 लाख सबसे छोटा है लीस्ट ऑफ 4। ये चारों में जो लीस्ट है वो क्या हो जाएगा एग्जम्प्ट हो जाएगा। अभी 1 लाख रुपीस क्या हो जाएगा एग्जम्प्ट हो जाएगा। मैं क्विक रिविजन करता हूं तो ध्यान से देखो लीव इनकैशमेंट को सपोज आपने सर्विस की ईयर में रिसीव कर लिया वो फुल्ली टैक्सेबल है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी फुल्ली टैक्सेबल है प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए भी फुल्ली टैक्सेबल है जब आप सर्विस के टाइम पे रिसीव करेंगे। रिटायरमेंट के टाइम पे रिसीव किया या रेजिग्नेशन टाइम पे रिसीव किया तो वो टाइम पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव करेगा वो फुल्ली एग्जम्प्ट है उसके ऊपर टैक्स लगने वाला नहीं है। वही नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय दैट इज प्राइवेट एम्प्लॉय रिसीव किया तो मैक्सिमम 30 लाख एक्चुअली रिसीव्ड 10 into 10 months का एवरेज सैलरी years ऑफ सर्विस into 30 days into एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाई 30 ये चार कैलकुलेशन में जो सबसे छोटा लीस्ट रहेगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। बट वन चीज याद रखना ये एवरेज सैलरी में बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस का जो फॉर्मिंग है वो प्लस कमीशन आएगा एंड ये ईयर ऑफ सर्विस ऑलवेज कंप्लीटेड ईयर्स आएगा। ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ रहेगा। अभी इसके अलावा कोई टॉपिक का वीडियो चाहिए उसको आप कमेंट सेक्शन में बताओ उसका भी मैं वीडियो करके अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच।